Dear students, I am Dr. Harbhan Singh from the Department of Business Administration, SPC Government College अजमेर। लास्ट लेक्चर में हमने सेगमेंटेशन के बारे में जाना, सेगमेंटेशन क्यों ज़रूरी है ये भी जाना, और इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि सेगमेंट करने के क्या क्या बेसिस हो सकते हैं। सेगमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ग्लोबलाइज्ड मार्केट है। उस ग्लोबलाइज्ड मार्केट में अगर हम अपने बिज़नेस डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी आपको, तो उस हिसाब से कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शन को डिफ़ाइन, इन दोनों को, इवन हो सकता है कि टेक्नोलॉजी को भी डिफ़ाइन करने में बड़ी समस्याएं आएंगी। अब समस्याएं तो आएंगी, तो उसका ये हल है कि हम मार्केट को टुकड़ों में बांट दें। टुकड़ों में बांटने से तात्पर्य ये है कि हम एक सेगमेंट चुन लें और उस सेगमेंट के लिए हम कवरेज डिसाइड करें और प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लें। तो वो जो सेगमेंट करने का तरीका है या जो सेगमेंटेशन करने का जो बेस है, उनको हम स्टडी करेंगे। तो आज हम दो बड़े बेसिस को स्टडी करने वाले हैं। पहला है जियोग्राफिक, दूसरा डेमोग्राफिक, और फिर डेमोग्राफिक में कई दूसरे सब क्राइटेरियाज हैं। देखिए कि जो जियोग्राफिक बेस है सेगमेंटेशन का, वो लगभग हर बेसिस के साथ में कंसिडरेशन में आता है। क्यों आता है कि आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो कंपनी की कैपेसिटी है, लॉजिस्टिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो कितना ज्योग्राफिक एरिया कवर कर सकते हैं। अगर आप पूरे ग्लोबलाइज मार्केट की बात करें तो उस तरह का इस्टेब्लिश्ड नेटवर्क आपको चाहिएगा। हालांकि अब मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो इस तरह की हेल्प करती है कि आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। आप सर्टेन फीस पर उनको हायर कर सकते हैं और वो कंपनी को अपनी सर्विसेज देते हैं। लेकिन ज्योग्राफिक एरिया सेलेक्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो ज्योग्राफिक एरिया है, क्या कंपनी वहाँ पर ईज़िली सर्व कर सकती है क्या। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा बरसात में नहीं रख सकते, इसलिए ज्योग्राफिक जो क्राइटेरिया है वो इम्पोर्टेंट है। तो उनके लिए फिर उसी हिसाब से फिर पैकेजिंग डिज़ाइन करना, या फिर ये ड्रॉप करना कि वहाँ पर हम प्रोडक्ट नहीं भेजेंगे। कोई प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बारिश में ख़राब हो जाता है, एक दिन भी नहीं चल पाता है, तो वो फिर कंपनी या तो उस तरह की पैकेजिंग करेगी, अदरवाइज़ कंपनी क्या करेगी, उसको ड्रॉप कर देगी, क्योंकि और कोई चारा नहीं है यहाँ पर। उसी तरह से बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर लोग रहते हैं लेकिन वहाँ तक लॉजिस्टिक्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो नहीं हो पाता है वो। इसी तरह से ज्योग्राफिक एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा कहीं पर जैसे कि बर्फ़ पड़ती हो, वहाँ पे भी प्रोडक्ट पहुँचाने में बड़ी समस्याएं आती हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल भी है लेकिन वायबिलिटी नहीं है, प्रोडक्ट चल नहीं पाता है, तो भी फिर कंपनी अपने दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पे विचार करती है। इंडियन मार्केट जो कि बहुत सारी विषमताओं से परिपूर्ण है, वहाँ पर ज्योग्राफिक जो सेगमेंटेशन है वो नॉर्मली बहुत कम काम में आता है। आता तो है लेकिन बहुत कम काम में आता है, क्योंकि भारत में जो ऐसी जगह जो कि बहुत विषम प्राकृतिक परिस्थितियों में रहती हो, एडवर्स नेचुरल कंडीशंस में रहती हो, ऐसी जगह बहुत कम है। तो जो इंडियन मार्केट के हिसाब से हम बात करें तो जो कंपनीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है और टेम्परेचर वेरिएशन, रेन वेरिएशन,
तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसी जगह बहुत कम है। तो इसलिए भारत इस दृष्टि से एक अच्छा मार्केट है कि वहाँ पर विषमताएँ तो हैं, लेकिन उसका सेगमेंटेशन जोग्राफिकली बहुत इजीली किया जा सकता है। मैदानी के इलाकों के लिए पैकेजिंग हम देख सकते हैं, या प्रोडक्ट हम देख सकते हैं, प्रोडक्ट किस तरह का रहेगा। रेगिस्तानी जो प्रदेश है राजस्थान में खास करके, या गुजरात का जो भुज और कच्छ का इलाका है, वहाँ के लिए क्या प्रोडक्ट डिज़ाइन हो सकता है, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, किस तरह से वो भिजवाए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके के डिस्कशन कंपनी करती है, फिर डिसीजन भी ये लेती है कि किस तरह से हमको सेगमेंटेशन करना है। लेकिन वो बच नहीं सकती है, सेगमेंटेशन उसको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो जो प्रोडक्ट है उसको किस तरह से, उसकी आउटरीच कैसे इंक्रीज़ करें, उसको वहाँ तक पहुँचाएं कैसे, और वहाँ के जो कंज्यूमर, अच्छा जो जोग्राफिकली जो डिफरेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पर रहने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, उनके टेस्ट प्रेफरेंस, फैशन एट्सेट्रा, यानी और जो दूसरी चीज़ें, उनमें भी काफ़ी भिन्नताएँ आ जाती हैं। तो एक ये रीज़न भी है कि कंपनीज बचती नहीं है, वो जोग्राफिकली सेगमेंटेशन करती हैं, क्योंकि जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो भू संरचना है, उसके हिसाब से भी वहाँ का जो खान पान है, रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, प्रेफरेंसेस हैं, टेस्ट है, फैशन है, वो सब अलग होता है बनस्पत दूसरे जो इजी रीचेबल जो जगह होती है वहाँ से। आई होप आपको जोग्राफिक सेगमेंटेशन समझ में आ गया होगा। देन डेमोग्राफिक, देखिए डेमोग्राफिक को आप समझिए। डेमोग्राफी क्या है कि जनसंख्या जो है वो किन गुणों को धारण करती है, उनकी चर्चा हम डेमोग्राफिक्स में करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एज, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ साइकिल, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, रेस, जनरेशन, नेशनलिटी एंड सोशल क्लास। ये कुछ है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बर्थ रेट भी हो सकती है, और जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसकी फ़ेज़ कौन सी वो भी हो सकती है, और ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। देखिए ऐसी जनसंख्या जिसमें कि जो यंगस्टर्स रहते हैं उनमें जो टेस्ट रहेगा वो अलग टाइप का रहेगा, वनस्पत इसके कि जिस जनसंख्या में ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हैं। जो यंग जनरेशन है या बच्चे जिस जनरेशन में ज़्यादा हैं, वहाँ पर कंजम्पशन पैटर्न्स बहुत ज़्यादा विषमताओं भरा रहेगा। लेकिन जिस जनसंख्या में जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं लेगा। तो यहाँ पर एज बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, हम जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं वो कौन से एज के लिए मोस्ट सूटेबल है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सबके लिए यूनिवर्सल होते हैं, जैसे कि ओढ़ने बिछाने की चादरें या टॉवल, वो सभी के लिए रहते हैं। हाँ ठीक है, डिफरेंशिएशन उनमें मिलता है कि कलरफुल है, कार्टून्स के साथ हैं तो बच्चे फोकस हो गए, और फिर उसमें चटकीले कलर है या फिर ब्लूइश है तो बॉयज़ के लिए हो गए, पिंक है, रेड है, वो फिर गर्लिश हो गए, गर्ल्स के लिए हो गए। फिर दूसरे जो वाइट कलर है वो हो सकता है कि अडल्ट्स के लिए हो गए, या फिर जो सॉलिड कलर्स हो गए वो अडल्ट्स के लिए हो गए, या ओल्ड एज पीपल के लिए हो गए। तो इस तरीके से एज जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर होती है सेगमेंटेशन के लिए। देन फैमिली साइज़ क्या है। देखिए फैमिली साइज़ जितना बड़ा, कंजम्पशन उतना ज़्यादा। कंजम्पशन ज़्यादा यानी कि जो इनकम है उसका, उसमें से जो कंजम्पशन का पार्ट है वो ज़्यादा। तो कंपनी फोकस उनको करना चाहेगी जिनका फैमिली साइज़ बड़ा हो, क्योंकि जहाँ पर एक चीज़ की ज़रूरत है, अगर फैमिली साइज़ बड़ा होगा तो हो सकता है वो 2 या 3 की ज़रूरत पड़े, तो इस तरह से डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। देन फैमिली लाइफ साइकिल मीन्स कि उस फैमिली में अधिकतर जो लोग हैं वो यंग हैं, या फिर एडोलेसेंट्स हैं, या फिर जो मिडिल एज के लोग हैं 45 साल तक के, या फिर अबव 60 हैं। कुछ इस तरीके से जो फैमिली लाइफ साइकिल है वो क्या है।
उस पॉपुलेशन में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसका। देन जेंडर, लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियां ज़्यादा हैं, सेगमेंटेशन के हिसाब से हम बात करते हैं। हम जेंडर इक्वलिटी को फॉलो करते हैं, हाँ। और लेकिन डेमोग्राफिक्स के हिसाब से हम ये देखते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें विमेन और फीमेल ज़्यादा हैं या फिर मेल या मेन ज़्यादा हैं, उस हिसाब से क्योंकि चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। मान लीजिए रिस्ट वॉच डिज़ाइन करना है, तो अगर फ़ीमेल ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जो फीमेल रिस्ट वॉचेस की जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा डिज़ाइन की जाएगी, उनमें वैरायटी ज़्यादा दी जाएगी। देन इनकम बहुत बड़ा पार्ट होती है कंसिडरेशन के लिए। इनकम के अलग अलग पार्ट हैं, हायर इनकम लेवल ग्रुप, मिडिल इनकम लेवल ग्रुप या फिर मिडिल हायर इनकम लेवल ग्रुप, फिर लोअर इनकम ग्रुप या फिर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। इस तरीके से हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर लोअर इनकम ग्रुप है तो ख़ास करके जो प्रोडक्ट है उनकी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ बनाई जाएंगी ताकि वो लोग भी अफोर्ड कर पाएँ। आपने देखा होगा जो सेशेज़ जो होते हैं शैम्पूज़ के, वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा बिकते हैं बनस्पत अर्बन एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में इनकम लेवल हम मान के चलते हैं कि ठीक ठाक होता है, तो वो बोतल प्रेफर करते हैं शैम्पू की। और जो रूरल एरिया होता है वो वहाँ पर वो प्रेफर ही करना चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर इनकम लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वो शैशे फिर प्रेफर करते हैं। देन ऑक्यूपेशन इनकम कोरिलेटेड है, एजुकेशन ऑक्यूपेशन कोरिलेटेड है ना। तो जो इनकम है वो डिसाइड करती है कि कंजम्पशन पैटर्न कैसा रहेगा। रिलीजन और रेस ये डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, रिलीजन को, रेस को, क्योंकि ये सिर्फ इतना डिटरमाइन करते हैं कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरह की हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्योंकि कल्चरल प्रैक्टिस को डिसाइड करेंगी तो उनका कुछ प्रभाव रहन सहन में आएगा, तो जिसकी स्टडी कर जो कंपनीज़ हैं वो प्रोडक्ट डिसाइड कर सकती हैं। तो हम यहाँ पर इन बातों की चर्चा अधिक नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये कंसिडरेशन में होता है। वहाँ का पहनावा, रहन सहन डिसाइड करता है उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। आप इसको रिलीजन और रेस को कल्चरल प्रैक्टिसेस की तरह लें, क्योंकि कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो रहन सहन, कंजम्पशन को भी प्रभावित करती हैं। तो कंपनीज इस चीज़ को स्टडी करती हैं ताकि उनका प्रोडक्ट वो इस हिसाब से डिज़ाइन कर पाएँ। जनरेशन कौन सी है, अगर कोई फैमिली है जिसमें 3 जनरेशन एक साथ रहती है तो डोमिनेंट कौन सी है, यहाँ पर ये मीनिंग है। तो अगर वो यंगस्टर्स हैं, नो डाउट यंगस्टर्स होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं किसी भी जनरेशन में, तो उस हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट क्या होगा। नेशनलिटी, यस ऑफ कोर्स, नेशनलिटी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि हमने देखा कि इन दिनों काफ़ी ये देखने में ऑब्ज़र्व किया गया कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो कहीं बाहर से आया है, भारत के कोई पड़ोसी देश से आया है, तो वो प्रेफरेबल नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट में होल्ड इतना ज़्यादा है तो कुछ लोग नहीं बच पाते हैं। तो नेशनलिटी मीन्स यहाँ पर ये है कि वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा रहेगा, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, क्या वो हर चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं या फिर वो रेजिस्ट भी करते हैं। तो इस बात को आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। सोशल क्लास मीन्स जो व्यक्ति है उसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो किस तरह की हैं, उसमें जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरह की हैं, उनका जो पहनावा है वो किस तरह का है, उनका जो खान पान है वो किस तरह का है, तो वो सोशल क्लास से काफ़ी हद तक डिफ़ाइन होगा। हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि वो हायर सोशल क्लास है या लोअर सोशल क्लास है, हम यहाँ पर ये देखेंगे कि पर्टिकुलर सोशल क्लासेस की प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनके टेस्ट प्रेफरेंस और
जो फैशन और नीड्स वांट्स जो भी हैं वो किस तरह की है। तो ये सभी चीज़ें एन नंबर्स ऑफ डेमोग्राफिक्स हो सकते हैं जो कि ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी को किस बेस पर सेगमेंटेशन करना चाहिए। सेगमेंटेशन के अभी बहुत सारे और बेसिस बचे हुए हैं, सबको स्टडी करने के बाद में, डिस्कस करने के बाद में आप ये पाएंगे कि मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।